हर हर महादेव। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सर आज हम आपको फिर मिलाएंगे नरेंद्र धीमान जी से। प्लीज़ कम माय ब्रदर। नमस्कार नरेंद्र जी, क्या हाल चाल है सर? सर आज जो आगामी बैठक की गई है इसका रीज़न क्या है? आज की हमारी आपातकालीन बैठक जो हुई है वो हुई है बंगाल में जो हिंदू दीपू चंद्र दास की हत्या और उसके जिस वजह से वो की गई उनके द्वारा और जो उसका परिणाम है, हम लोगों को उससे क्या सबक लेना चाहिए। हमारी बैठक शिवसेना की आपातकालीन बैठक उस विषय पर हुई। साथ में हमारी दूसरी बैठक हुई है गौवंश के विषय पे, जो हमने प्रत्येक पंचायत में गौशाला खोलने के लिए सरकार को हमने पहले भी बात की है, उस विषय पे। तीसरी हमारी बात हुई है शहीदी सप्ताह पे, जो हमारे गुरुदेव, हमारे पूजनीय गुरु, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह के पूरा परिवार इस सप्ताह के दौरान जो है वो शहीद कर दिया गया था मुस्लिम मकरंद के द्वारा। इस सभी विषय पे हमारी बातचीत हुई। सर ये जो गौ सदन आपकी क्या डिमांड है प्रशासन से कि आप चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे की जाएगी? हमारा ये कहना है कि जितने भी गौशालाएं आज की डेट में कहीं कहीं पर काम कर रही हैं, उनमें मैक्सिमम में दिक्कत पाई गई है। दिक्कत ये पाई गई है कि उसमें रख रखाव ठीक नहीं गायों का। उसमें अधिकांश गाँव में कुछ गौशालाएं तो अच्छा काम कर रही हैं, बाकी 90% गौशाला में गायों की बुरी हालत, दयनीय हालत है। कुछ फंड्स की कमी से जूझ रही हैं, कुछ वहाँ के जो केयर टेकर हैं उनके लालच की वजह से परेशान हैं। जब वहाँ पर कोई गाय रखी जाती है तो उसके लिए पैसे मांगे जाते हैं। जब वो घायल गौवंश जाता है उसको वो लोग रखते नहीं हैं और उन्हें स्वस्थ गायों के लिए वो रखते हैं, जिसको दिखा दिखा के बाकी इधर उधर से चंदा इकट्ठा करते हैं। इसलिए हमने ये सरकार से मांग रखी है कि जितनी भी पंचायतें हैं उसमें सभी में गौशाला खोली जाए। उस गौशाला खोलने से क्या होगा कि जितने भी आपका गौवंश है जिस गांव में, क्योंकि बछड़े हो जाते हैं आजकल, बछड़ों की उपयोगिता नहीं है, खेतों में हल नहीं चलते, तो उन बछड़ों का क्या किया जाए, तो उन बछड़ों की तस्करी हो रही है। तो हमारा ये कहना है कि यदि गौ प्रत्येक पंचायत में गौशाला खुल जाएगी तो उसमें उन बछड़ों को रखने के लिए हो जाएगा। साथ में जो किसान, गरीब किसान है बेचारे, गायों के 4-4 बछड़े हो गए हैं, कल दिन उनके वो बेचारे पालने में सक्षम नहीं है, तो हर एक पंचायत में खुलेगा तो वहाँ पर उनका रख रखाव अच्छे ढंग से हो सकता है। सर एक आप लोकल कांगड़ा की जो जनता है उनको हमारे वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये कोई पब्लिकली काम नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी का ना बीजेपी का। हमारा जो मेन मकसद है वो क्या, आप हमारे वीडियो के माध्यम से हमारी ऑडियंस को बताएं थोड़ा। वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा गौवंश का विषय है, गौवंश का विषय किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है। ये गौवंश का विषय पूरे समाज का विषय है, क्योंकि स्वास्थ्य की जिम्मेवारी तो सभी की है। अब आप ये देखो, दूध तो सभी पीते हैं, दूध जब सभी पीते हैं तो अगर गाय नहीं होगी तो दूध कहाँ से पियोगे। आज की डेट में इंडिया में 64 करोड़ लीटर जो है दूध जो है, 64 लाख करोड़ लीटर दूध जो है रोज की मांग है, जबकि सिर्फ 16 करोड़ लीटर की भारत में उपज वो गायों से आता है। तो बचा हुआ सारा नकली दूध है। तो नकली दूध ये जो थैलियों में भरा भरा, कई थैलियों का जो है बाद में सैंपल भरा गया था तो कई जगह नकली पाया गया। तो उस वजह से मेरा ये कहना है कि गौवंश की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेवारी सभी की है, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो इसका नुकसान सभी को होगा। साथ में कुछ लोग, कुछ जिहादी मानसिकता के लोग जो जानबूझ के गायों को इसलिए मारते हैं कि वो हिंदुओं के द्वारा पूजनीय है, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, यदि कल वो गाय नहीं बची तो वो किसका दूध पिएंगे? उनके बच्चे कहाँ से बड़े होंगे जब उनके, जैसे वो 2 साल के बाद माँ दूध नहीं पिलाती है, उसका बच्चा गाय का दूध पीता है। भैंसों का दूध अगर आप बोलोगे पूरा होगा तो पूरा नहीं हो सकता, भारत में गायों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं उन गैर हिंदुओं से भी बात करना चाहूँगा जो बीफ खाने में बड़ा अपना फर्ज मानते हैं कि कल दिन गाय नहीं होगी तो वो किसका दूध पिएंगे। नरेंद्र जी अभी एक बात सामने सुनने में आई है कि एक जोगीपुर पंचायत में कुछ समय पहले आपको पता लगा कि वहाँ पे 38% रहते थे। जैसे भी प्रधान वगैरह इन्वॉल्व हुआ, आपने उधर कार्रवाई की, तो बताइए क्या हुआ उसके आगे? हमारे शिवसेना के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे भाई मित्तू भाई, हमारे सोनू बाबा जी, विक्की भाई, तो ये सब वहाँ पर गए थे, दीपक शर्मा भाई सभी गए थे। इन्होंने वहाँ जाके जब पता लगाया तो उधर क्या पाया गया, 38 वहाँ पर अप्रवासी मुस्लिम लोग रह रहे थे। जब उनके परमिशन चेक की गई, किसी के पास परमिशन नहीं थी। उनके मकान मालिक के हिसाब से वहाँ सिर्फ 8 लोग थे, लेकिन जबकि वहाँ पर 38 लोग पाए गए। मकान मालिक को पता क्यों नहीं था? क्योंकि मकान मालिक का घर दूर है, वो उसका स्टोर था तो उसने दे दिया।
जितने लोगों ने भी मकान दुकान किराए पे दे रखा है वो वैसे ही मकान किराए पर है जिनके दो दो मकान है, खुद कहीं और रहते हैं, एक जगह उनको दे दिया है, वहाँ पर कौन आ रहा कौन जा रहा ना कोई पता नहीं है। कल दिन वहाँ पे वारदात हो जाएगी उन्हें पता भी नहीं होगा। भुगतेंगे वो जो उनके पड़ोस में रह रहे हैं, जिनका उससे कोई वास्ता भी नहीं है। जब इन्होंने जाके वहाँ पे जांच की तो 38 में से 30 तो भाग गए, बचे हुए 8 ने कहा हम परमिशन ले लेंगे। परमिशन सिर्फ अब 3 ने ली है, बाकी 5 और भाग गए हैं। अब वो थोड़े टाइम के लिए भाग जाएंगे, जब माहौल ठंडा पड़ेगा वापस आ जाएंगे। ये स्थिति है। अभी नरेंद्र धीमान जी, उस दिन हमने, मैं किसी की बातों पे विश्वास नहीं करता, मैं खुद देखा, मैंने जितने भी आई कार्ड थे 01011981 0101200145 ये सभी फेक हैं। ये सारे रोहिंग्या बांग्लादेश से भागे हुए भगोड़े हैं और इनके पास किसी के पास भी परमिशन नहीं थी। हम एक मतलब 14 मंथ्स इनकी परमिशन एक्सपायर हो गए थे और फिर भी इधर रह रहे हैं। हमारा पुलिस प्रशासन एवरीडे, यहाँ से पुलिस प्रशासन, पुलिस की स्टेशन कितनी दूर होगा, हार्डली आधा किलोमीटर नहीं होगा, तो ये मतलब चेक वगैरह नहीं करते। आप इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन को और कांगड़ा की लोकल जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो, आप बताइए। मेरा ये कहना है कि जैसे आपके आधार कार्ड बने हैं, जबकि आधार कार्ड जब नकली पाए जा रहे हैं तो आधार कार्ड की वैधता क्या बची? पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं, भारत के रहने वाले जितने नागरिक, इवन हम भी हैं, हम सबके फिंगरप्रिंट्स का एक डाटाबेस सरकार तैयार करे, उसके आधार पे कार्ड बने, ऐसी मशीनें चलें जो प्रशासन के पास हो, उसमें जब व्यक्ति अपना अंगूठा लगाए तो उसमें उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन आ जाए। यदि ऐसा होगा तो देश में छुपे हुए रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो अवैध रूप से यहाँ पर 5-7 करोड़ लोग रह रहे हैं, उन सब से भी भारत को निजात मिलेगा। ये मांग मेरी भारत सरकार से भी है और हिमाचल सरकार से भी रहेगी, कोई ऐसा कोई व्यवस्था बनाई जाए। सर, मैंने अपने लेवल पे स्टडी की है। ये जो 1011 वोटर आईडी कार्ड है, ये दिस इज मेकिंग वोटर आईडी कार्ड फ्रॉम गुजरात। ये सभी गुजरात में बने हुए हैं। जहाँ तक मेरा भी अपना नेटवर्क है तो मैंने अपने नेटवर्क के माध्यम से पता किया। तो अब हमारे लोकल जो पुलिस है, अपने इतने हाई क्वालिटी के ऑफिसर हैं, उनको इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है क्या? ऐसा रहता है कि जब कोई मशीनरी, कोई आपके पास एविडेंस नहीं होता, दूसरे के दूर के थानों की बात होती है, यहाँ से वेरिफिकेशन भेजी जाती है, वहाँ से वेरिफिकेशन कब आएगी, 2 महीने बाद आएगी, 3 महीने बाद आएगी, उसका कोई पता नहीं होता। पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पे ज़्यादातर लोग तो भाग ही जाते हैं। जैसे हमने बात की, वहाँ 38 पकड़े गए, लेकिन 38 में से सिर्फ 3 लास्ट में परमिशन वाले निकले, 35 तो भाग गए। अब वो 35 क्यों भाग गए? अगर वो भारतीय ही थे, अगर वो भारत के सिटीजन थे तो वेरिफिकेशन करा लेते अपनी। उनके भागने से ये शक जाहिर होता है कि क्या वो बांग्लादेशी तो नहीं थे, क्या वो रोहिंग्या तो नहीं थे, और यदि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो कितने बड़े स्तर पर वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस बात की चिंता प्रशासन को जरूर करनी चाहिए और लोगों को तो करनी ही पड़ेगी। जो लोग आंखें बंद करके बैठे हैं तो उन्हें बात समझ लेनी चाहिए। कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली से छोड़ देनी रहती, वो आज नहीं तो कल अपने आप बाद में जब परेशान होंगे तो उसके बाद अपने आप उनके दिमाग से भाईचारे का भूत वैसे निकलेगा जैसे दीपू चंद्र दास का बंगाल में उन्होंने निकाल दिया। ठीक है नरेंद्र धीमान जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं कि आप जब भी आप अपनी मीटिंग की जाए तो हमें फिर याद किए जाए। आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ सबको हर हर महादेव, जय माता दी। हर हर महादेव, जय माता दी। किशमिश का